इधर ए अल्लाह। चलिए अभी जस्ट पढ़ाए, समझ गए। इधर जस्ट पिछला क्लास में पढ़ाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड के जीवन पर हमला कहाँ किया गया था? कहाँ किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन है और एकदम क्वेश्चन देखिए सब आएगा रिपीटेड वाला, समझ गए। पढ़ते रहिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट के सर्वप्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नेहरू। सती प्रथा को अवैध किसने किया था? ये सब लिखाए हैं। कहता हिंद स्वराज के लेखक कौन? महात्मा गांधी। एम के वैसे आगे पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। राष्ट्रीय ध्वज उत्तोलन करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? मैडम कामा। कौन थे? मैडम कामा। मैडम भिखाजी कामा। मोपला आंदोलन कहाँ में हुआ था? केरल में। कहाँ में हुआ था? केरल में। कहता भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के नायकों का विचारण हुआ था कहाँ में? दिल्ली में। कहाँ में हुआ था? दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय सेना के जितने भी अभियुक्त थे ना, मतलब भारतीय राष्ट्रीय सेना के जितने भी थे, इस पे मुकदमा चलाया गया था। और मुकदमा चलाया गया था कहाँ में? दिल्ली में। वही पूछता है लखनऊ समझौता, कल चर्चा किए हैं। लखनऊ समझौता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को मना के मिलवाया था गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग, तीनों का तीनों। इसमें तीनों व्यक्ति का चर्चा किए थे। को का मोतीलाल नेहरू का किए हैं, लाला लाजपत राय का, महात्मा गांधी का नहीं। अगर इसी जगह एनी बेसेंट रहती तो एनी बेसेंट ज्यादा सही उत्तर होता। क्या एनी बेसेंट ही इस बाल गंगाधर तिलक गरम दल और नरम दल को मिलाने का कार्य की थी। कहता अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? कालपीक लड़ाई में। किसकी लड़ाई में? कालपीक लड़ाई में। कहता है 1857 में शुरू होने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा विश्वविद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय? कलकत्ता विश्वविद्यालय। अगला कहता निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इधर आपका है आपका युद्ध में लड़ने वाले व्यक्ति और इधर आपका है कौन सा युद्ध? कहता है सबसे पहला प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। किसके किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। देखिए एक में दो कहाँ है? एक में दो यहाँ है। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच? अकबर और राणा प्रताप के बीच। तो दो का किसमें? तीन में। चार का दीजिएगा। अगला है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध किसके शस्त्र में? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध में हुआ था? तालीकोटा के युद्ध में। तो चौथा नंबर। और अगला देख लीजिए बाबर और इब्राहिम लोदी। अच्छा प्रथम पानीपत का युद्ध किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया था? भगत सिंह। दिल्ली चलो का नारा सुभाष। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह कब? 1917। गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह के हथियार में प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। आज इन्हीं के बारे में पढ़ाना है, टेंशन नहीं लेना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज। अच्छा एक चीज आप देख रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? क्वेश्चन कहीं नहीं जाता है, बस क्वेश्चन जानते हैं। इतना वो टीचर बन जाइएगा जितना बताए ना, समझ गए। सब क्वेश्चन अगर कर लेते क्वालिफाइंग के लिए तो इससे आएगा, सिर्फ क्वेश्चन से। पढ़ाने का बात छोड़िए, सिर्फ इससे क्वालिफाइंग तक के लिए हम आपको लिख के देते हैं। अगर सब क्वेश्चन हम अपने सिलेबस का अभ्यास करें तब, बाकी और सिलेबस का हम लेते हैं अच्छा नहीं है। इतना सिलेबस का हम बताते हैं, पासिंग भर आएगा आपको दिखाएंगे, सब रहेगा इन PDF दिखाएंगे, इसी से आएगा। आप देख रहे हैं रिपीटेड हो रहा है, क्वेश्चन आए जा रहा है। अभी हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, अगर आप पढ़े ना बेहतर ढंग से, मेरा गारंटी है पास करना। मेरिट में कोई नहीं काटेगा, और मेरिट में क्वालिफाइंग करिएगा ना, हो जाएगा। हमको लगता है इतना सीट है ना, अदर स्टेट वाले को अलाउ नहीं दिया है जी। बस एक नंबर सोने पे सुहागा है। अदर स्टेट वाला BEd वाला सब होता तो आप लोग का सीट मारता, लेकिन अब इसमें जो प्राथमिक वाले हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव ग्रहण किया था कब? लाहौर अधिवेशन में। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग कहां में किया था सबसे पहली बार? दक्षिण अफ्रीका में। कहता भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था किसके द्वारा? एनी बेसेंट। और स्वराज कुछ नहीं है, आपको बोले थे अपना राज, इसी का हिंदी कल बताए थे होम रूल, इंग्लिश बताए थे होम रूल। होम रूल माना अपना घर का शासन। वही कह रहा है कि स्वराज आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? एनी बेसेंट और
तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने आपको बोले थे। दक्षिण भारत में होम रूल लीग आंदोलन किसने? एनी बेसेंट ने, सितंबर 1916 ईस्वी में, और अप्रैल 1916 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर किसने किया था? महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक ने बताए थे कल। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने शुरू किया था। भूदान आंदोलन के बाद कहता है कुख्यात व्यक्ति जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी था, जिसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। किसने की थी? उधम सिंह ने। कहता है दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कब लाया गया दिल्ली? 1912 में। कब? 1912 में। कहता है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए 1952 में ही हमारे भारत में सबसे पहली बार लोकसभा राज्यसभा का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। वही कहता है लोकसभा के लिए प्रथम आम निर्वाचन हुआ था। कब? 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आप, अगला क्वेश्चन देखिए भारत में सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? सिविल सेवाओं के लिए कौन नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति। सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अगला कहता है भारत सरकार का प्रथम न्याय अधिकारी कौन है? महान्यायवादी। कौन है? महान्यायवादी। इस चीज को याद रखिएगा। देखिए भारत सरकार का विधि अधिकारी, भारत सरकार का विधि अधिकारी, विधि बोले न्याय बोले कौन अधिकारी होता है? महान्यायवादी। इसका चर्चा याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में। इसमें है अनुच्छेद 76 में। और राज्य सरकार का विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता। राज्य में महाधिवक्ता और केंद्र में महान्यायवादी। कहता अब भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची है? कितने अनुसूची है? 12। स्वाधीन भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? एक के वर्ड है स्वाधीन, अपना अधीन, अपने स्वयं का अधीन है तो मतलब स्वतंत्रता। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहता है भारत का एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए थे कौन? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो क्या चुने गए थे? आपका निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है संविधान में भारत की व्याख्या राज्यों के संघ रूप में। कहता है अनुच्छेद 1 ही भारत राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ऐसा अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 1 ही कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। मतलब भारत जो है राज्यों का संघ है, मतलब भारत राज्यों से मिलके बना है। अगला क्वेश्चन है आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है शक्ति पृथक्करण। कहता है शक्ति पृथक्करण एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है किसका? संसदीय सरकार का। किसका है? संसदीय सरकार का। मतलब शक्ति का बंटवारा किया गया है। किसका बंटवारा किया गया है? शक्ति का। आप देखिएगा हमारे भारत में लोकसभा है, हमारे भारत में राज्यसभा है, हमारे भारत में राष्ट्रपति है। सब अपने आप में क्या है? स्वतंत्र है। लोकसभा कोई भी कानून बनेगा तो लोकसभा का अपना शक्ति अधिकार है, इसका अपना शक्ति अधिकार है, राष्ट्रपति का अलग है, प्रधानमंत्री का अलग अलग शक्ति। वही कहता है संसदीय व्यवस्था जो है हमारे भारत के संसद में कितने व्यक्ति आते हैं? 3 व्यक्ति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कहता है प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। ये जितने भी व्यक्ति हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। कहता है निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन संसद में पक्ष परिवर्तन करने के लिए निषेध करता है? 52वां अनुच्छेद, 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी। क्या कहता है? दल बदल कानून। दल बदल कानून क्या करता था? जैसे मान लीजिए अभी आप जानते हैं कि बीजेपी है और कांग्रेस है। हमारे देश में क्या है? 2 पार्टी है, एक बीजेपी और दूसरा क्या है? कांग्रेस है। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति बीजेपी की टिकट से लिया और चुनाव जीत गया। भागलपुर से मान लीजिए, हमारे भागलपुर के अभी सांसद कौन है? अजय मंडल। अजय मंडल है। आप जानते हैं हमारे भारत के लोकसभा में वर्तमान समय में 543 सीट है। 543 सदस्य चुना के जाता है और 543 सदस्य में जिसका आधा से अधिक सदस्य होगा ना, वो पार्टी क्या करेगी? सरकार बनाएगी। पूरे के पूरे भारत से 543 सदस्य चुन के जाता है। कहां? लोकसभा में। और लोकसभा में क्या करता है? 543 को बैठता है, पूछता है आप बीजेपी को वो समर्थन देते हैं? हाँ देते हैं। तो बीजेपी पार्टी का अगर इसका 272, आधा इसका कितना होता है? 272, लगभग 272 544, तो लगभग आधा से अधिक एक है। तो 272 संसद जिसको बोल देगा कि हम इस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, समझ गए, तो उसका क्या बन जाएगा? सरकार बन जाएगा। बीजेपी की सरकार हमारे विदेश में है। तो अभी अब दल बदल क्या है? मान लीजिए अजय मंडल चुनाव यहां से लड़ा बीजेपी के सीट से और वहां जाके बीजेपी का सपोर्ट नहीं किया,
वहां जाके बोला हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं। वो अपना दल बदल लिया ना, जीत गया बीजेपी से और जाके सपोर्ट कर दिया किससे, कांग्रेस के। ऐसे क्या होता था जानते हैं, सरकार गिर जाता था। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। आप इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए अभी हमारे राज्य में आप जानते हैं बिहार में विधानसभा 243 सीट है। बिहार विधानसभा में कितना, 200। हमारे बिहार में जो आपका विधानसभा का सीट कितना है, 243। हमारे बिहार में एगो बिल्डिंग है विधानसभा, और हमारे बिहार में एगो बिल्डिंग है जिसका नाम है विधान परिषद। आप जो बिहार का मुख्यमंत्री जो बनेगा, कैसे बनेगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन लेता है ये विधानसभा के सदस्य। जितने भी आप जानते हैं आपके इधर का विधानसभा क्षेत्र होगा ना, आपके इधर का विधायक होगा ना, इस सब विधायक ऐसा ऐसा पूरे बिहार में 243 को विधायक को चुनता कौन है, जनता चुनता है। विधानसभा का चुनाव होता है, आप क्या करते हैं, उसमें वोट डालते हैं। आम जनता चुन के विधायक को भेजता है कौन, जाओ पटना। पटना गया, सब विधायक जाके रोड पे बैठ जाता नहीं है ना, जिस बिल्डिंग में बैठता है उस बिल्डिंग को हम कहते हैं विधानसभा। सब विधायक बैठ के सभा करती है। सब विधायक जब बैठा तो सब विधायक ये कहता है कि हम अपना एगो मंत्री, मुख्यमंत्री चुनते हैं, हम अपना हेड चुनते हैं। जैसे आप लोग क्लास में एगो मॉनिटर चुनिएगा ना, उसी प्रकार से 243 को बैठा एगो मॉनिटर चुनता है सब मंत्री अपना एगो मुख्यमंत्री चुनता है। तो सब व्यक्ति बोलता है ठीक है, किसको बनाएगा मुख्यमंत्री, तो नीतीश कुमार हाथ खड़ा करता है, लालू यादव हाथ खड़ा करता है। पता देखो, लड़ो नहीं, सीधा वोट गिरवा लेते हैं हम। क्या गिरवा लेते हैं, वोट गिरवा लेते हैं। जिसको आधा से अधिक बोलेगा ना आदमी, वो बन जाना मुख्यमंत्री। तो 243 का आधा 122, 121.5, तो आधा तो आदमी होता है, हम आदमी का गणना कर रहे हैं। तो 122 विधायक अगर बोल दे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को हम चाहते हैं, नीतीश कुमार बन जाएगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं, नीतीश कुमार बन गया। अब क्या होता था, लालू यादव बढ़िया, लालू यादव अभी तभी तो चलिए हो गया। बाद में लालू यादव क्या किया, 5 गो विधायक को किडनैप किया, समझ गए, और किडनैप करके उसके परिवार के गला पे थिरनर सटा दिया। बोला जाके तुम उसको वोट नहीं देगा, जल्दी से जाके समर्थन अपना क्या करो, लो, बोलो हम नीतीश कुमार को नहीं चाहते हैं। अब 5 गो विधायक डर से अपना परिवार को छोड़ेगा, जाए विधायक की कहीं जाए, पहले परिवार, 5 गो जाके बोलेगा भैया हम ना आपको सपोर्ट करते हैं। अब नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद 122 था, जैसे ही 120 गया उसका मंत्री पद, अब समर्थन है उसके पास विधानसभा में आधा से अधिक नहीं। अब जैसे ही उसका समर्थन गया, मुख्यमंत्री से त्याग पत्र देना पड़ेगा, सरकार गिर गया ना, सरकार गिरा ना। ऐसा देर जानते हैं ढेरी होता था, ऐसा ऐसा ढेरी विधायक मर जाता था। ढेरी विधायक ढीठ बोलता था नहीं देंगे, मार देता था पार्टी। बहुत सारे विधायक, बहुत सारे नेताओं का मृत्यु होता था इसी क्रम में। यही दल बदल, समझे बातों को। जीत गए बीजेपी से, जाके दल वोट दे दिए किसको, राजद को, दे दिए किसको, जदयू को। ऐसे दल बदल में सरकार बहुत गिरता था। सरकार सब दिन इसी प्रेशर में रहता था, हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। देश में विकास पे ध्यान दे ही नहीं पाता था। हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्ति ने सोचा देखो दल बदल वाला सिस्टम बड़ी खराब है, सब पार्टी इसी में उलझा रहा था, इसको बंद कर दो। तो हमारे संविधान में संशोधन किया गया 52वां 1985 में। बोला आज के बाद जैसे ही कोई आदमी दल बदल किया ना, उसका विधायक पद समाप्त हो जाएगा। जो भी संसद वाला भी अगर किया, उसका संसदीय का पद समाप्त। जैसे अगर हम बीजेपी से जीते तो हम बीजेपी में रहेंगे, हम राजद में जाएंगे नहीं, हम राजद में जाएंगे नहीं, हम पार्टी बदल सकते नहीं है। अगर पार्टी, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा ऐसा राज्य है जो भूमिबद्ध है, कौन सा राज्य भूमिबद्ध है, बिहार। भूमिबद्ध उसको बोलते हैं जिसका समुद्री सीमा नहीं है, चारों बगल भूमि से घिरा हुआ राज्य। ऐसा देश भी आपसे पूछ सकता है, वैसा देश जो चारों बगल भूमिबद्ध है, इसी को बोलते हैं स्थलबद्ध, भूमिबद्ध। समझ गए, तो एक के बात है। तो बिहार देखिए, पश्चिम बंगाल भी, समुद्री सीमा गुजरात भी और केरल भी। एगो क्वेश्चन और आया था इससे पहले, अगला कहता है कि दमन और दीव को कौन अलग करता है, खंबात की खाड़ी। कौन अलग करता है, खंबात की खाड़ी। कहता है निम्नलिखित अक्षांशों में कौन भारत से होकर गुजरती है, कर्क रेखा। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, बोलिएगा। भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय। किस कटिबंध में आता है, उष्णकटिबंध में। अगला क्वेश्चन फिर है, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कहता है विंध्यन पर्वत पर्वतों के किस वर्ग के समूह में आते हैं। देखिए विंध्यन पर्वत, थोड़ा सा इतना को समझिए, आज यह समझ जाइए, फिर दिक्कतें नहीं होगा। जितना पर्वत दक्षिण भारत का है ना, सब गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। प्राचीन भूखंड का हिस्सा है। जब पृथ्वी का निर्माण ही हुआ था, गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत।
और प्रायद्वीपीय भारत का जितना भी पर्वत है सब मोटे तौर पे किसका उदाहरण है? अवशिष्ट पर्वतों का, मतलब प्राचीन काल से। और जो प्राचीन काल से उसका अपर्दन अपशिष्ट होते होते थोड़ा मोड़ा हल्का फल्का भाग बचा है, तो वही कहता है, कहां गया जी? हाँ, विंध्यन पर्वतों के किस वर्ग में आते हैं? अवशिष्ट पर्वतों के। किस पर्वतों के मध्य में? देखिए, पर्वत भी ढेरी प्रकार का, एक होता है वलित पर्वत, एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, एक होता है अवशिष्ट पर्वत, एक होता है भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत सब समझ लीजिए, चारों एक चीज। भ्रंशोत पर्वत उसको बोलते हैं अगर कोई पर्वत है और दोनों बगल भ्रंश घाटी है, दोनों बगल क्या है? भ्रंश घाटी है। जैसे आपको बताए थे एक पर्वत, समझ गए, उस पर्वत का नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। सतपुड़ा पहाड़ी के उस साइड को नर्मदा नदी बहती है और इस साइड कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी। ये भी बताए जी, नहीं बताए थे जी, उधर तप्ता ताप्ती, उधर नर्मदा और इधर ताप्ती, और बीच में है सतपुड़ा पहाड़ी, है कि नहीं बताया? सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी से अमरकंटक पठार से, उधर से सोन नदी इधर, और फिर इधर बैतूल जिला से नहीं निकलती है ताप्ती। एक बार देखिएगा, दोनों, अब दो नदियों के भ्रंश घाटी के बीच में पर्वत है, तो वैसा पर्वत कौन सा पर्वत? भ्रंशोत पर्वत। बलित पर्वत जिसका बनन, मतलब जो पर्वत वैसा जो बलन क्रिया द्वारा हुआ है, मतलब जैसे दो जमीन टकराया, बीच में उसका क्या हो गया? निर्माण हो गया, वलन क्रिया या मोरदार पर्वत, तो उसको बोलते हैं जैसे हिमालय। अब वैसा पर्वत जिससे ज्वालामुखी निकल जाए, ज्वालामुखी पर्वत। अवशिष्ट पर्वत वही बचा खुचा पर्वत, समझ गए, जो बहुत प्राचीन काल में बना था, जैसे अरावली पर्वत। हमारे भारत में सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? अरावली पर्वत का। अगला कहता है कृत्रिम झील गोविंद सागर झील, किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। आ गया पालघाट दर्रा निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा किन दो किसको? केरल और तमिलनाडु। अगला कहता है छोटा नागपुर पठार स्थलीय प्राय भूमि है। कैसा भूमि है? स्थलीय। इसको संप्राय भूमि भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? संप्राय भूमि भी। अगला क्वेश्चन है आपका, आइए अगला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ निम्नलिखित झीलों में से किसका पानी सबसे खारा है? कैसा है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील। किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। चिल्का झील किस राज्य में? लैगून झील का सबसे बड़ा उदाहरण चिल्का झील। बुलर झील और डल झील कहाँ में? जम्मू और सबसे मीठे पानी की झील सागर में। भारतीय सार्वभौमिक समुद्री मील, हाँ, सागर के भारतीय सार्वभौम देश समुद्री मील होता है। कितने मील होता है? मतलब कुछ नहीं, प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने दूर तक? यहाँ देखिए सार्वभौमत्व तो लिखाया है। सार्वभौमत्व मतलब भारत का सबसे ज्यादा, सब पूरा का पूरा सर्वाधिक अधिकार, मतलब सभी अधिकार कितने नॉटिकल मील तक है? 12 नॉटिकल मील तक। मतलब भारत का प्रादेशिक समुद्री सीमा कितने नॉटिकल मील तक? 12 नॉटिकल मील तक। अगला कहता है निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? घाघरा मिलती है, गंडक मिलती है, सोन में मिलती है और पुनपुन में मिलती है। सब मिलती है किससे? गंगा नदी से। भारतीय उपमहाद्वीप वास्तविक रूप में एक बड़ा भूखंड का भाग था, किसका? गोंडवाना लैंड। कौन सा था? गोंडवाना लैंड। अगला कहता है क्वेश्चंस, अगला क्वेश्चन है उत्तरी भारत की तराई क्षेत्र में, देखिए कहता उत्तरी भारत के तराई क्षेत्रों में सतही जल की अति प्रचुरता होने के कारण, सतही जल के अति प्रचुरता होने के कारण, समझ गए, अति प्रचुरता होने के कारण क्या बनता है? तो अधिक बड़े बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियां के साथ साथ नदियों का जल क्या होता है? फैल जाता है। कुछ नहीं होता है, सीधा समझिए, जैसे नदी चलती है, नदी जब चलती है तो अपने साथ मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर, गाद लेके चलती है। जब नदी लेके चलती है तो अपने आगे में ही जमा कर देती है। जब आगे में जमा कर देती है तो नदी रास्ता अपना बदलेगी ना, तो नदी क्या हो जाएगी? अपना रास्ता बदल के क्या हो जाएगी? फैल जाएगी। तो वही कहता है तराई वाले क्षेत्रों में सतही जल का अति प्रचुरता होने के कारण क्या होता है? अधिक बड़े बड़े क्षेत्रों में चौड़ी घाटियों के साथ साथ नदियों का जल क्या होता है? फैल जाता है। पश्चिमी कोसी नहर गुजरती है कहां से? दरभंगा से। कहां से? दरभंगा से। हाजीपुर डैश नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे? गंडक। निम्नलिखित बड़े बंदरगाहों में से कौन एक बिना प्राकृतिक बंदरगाह है? देखिए आ गया कौन सा? बंबई। बंबई बंदरगाह बोले हैं प्राकृतिक बंदरगाह। विशाखापत्तनम कौन सा बंदरगाह? प्राकृतिक। मर्मगोवा प्राकृतिक नहीं है इसको, लेकिन पहले ऑप्शन कौन सा है? पारादीप। तो आपको पारादीप मारना है। अगर 2 आंसर आए तो जो पहले रहे ना, कोशिश कीजिए उसको मारने का। जो पहले रहे कोशिश कीजिए उसको मारने का। जैसे यहाँ पारादीप होगा और मर्मगोवा बोले 3 गो प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या वो प्राकृतिक बंदरगाह बताए? 3 गो। इसमें देखिए बंबई कैसा बंदरगाह? प्राकृतिक। विशाखापत्तनम कैसा? बंबई, विशाखापत्तनम और कोचीन बोले थे ना, 3 बंदरगाह प्राकृतिक, बाकी सब कृत्रिम। तो पारादीप भी कृत्रिम और मर्मगोवा भी
कृत्रिम। तो पहले ऑप्शन में कौन सा है? पारादीप। कहता है पाक जल डमरू मध्य भारत को अलग करता है किससे? श्रीलंका से। पाक जल डमरू मध्य या पाक जल संधि किसको अलग करता है? अभी दिखा देंगे आपको, समझ गए। अगला कहता है नेफा किसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश का। किसका नाम है? अरुणाचल प्रदेश का नेफा नाम है पुराना। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। कहता है ग्रीनविच से पूर्वी देशांतर पर निम्न में से किस भारत की मानक समय रेखा कितनी है? 82.5 डिग्री। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कितने राज्यों से? 5। कितने राज्यों से गुजरती है? 5 फिक्स है। कर्क रेखा? कर्क रेखा 8। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? याद है किसी को नाम? आंध्र प्रदेश। 5 राज्य। कौन सा 5 राज्य? 5 राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। और कर्क रेखा याद है? बोलिए तो। मित्र पे गमछा झाड़ याद है? मित्र पे गमछा झाड़। ठीक है। अगर पूछ देगा पूरब से पश्चिम तब किधर से गमछा झाड़िएगा? हैं? अगर पूछ दे पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब तब उसके लिए भी ट्रिक है कुछ? है उसके लिए कोई ट्रिक? पहले देखिए ट्रिक अच्छा चीज है, याद करना चाहिए, समझ गए। पहले उसको याद करने के लिए पहले आपको एगो ट्रिक याद रखना होगा। और एक आध गो चीजें हैं जो उसके लिए ट्रिक याद रख सकते हैं, लेकिन सब में ट्रिक नहीं लगाइएगा, समझ गए। सब में ट्रिक आपका चल पाएगा नहीं। तो मेन जो है ना, मेन क्या है जानते हैं? मेन है कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं। आप उसको याद रखिए यूं उसके साथ, फिर वो कभी नहीं बोलिएगा। देखिए यही है दुखदाई नदी। कौन सी नदी है? दुखदाई नदी। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का दुख या बिहार की दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? किसको? बिहार का शोक। किस नदी को? बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य किस पे आधारित है? किस देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन कौन सा है? जीडीपी। क्या है? जीडीपी। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? ये सब हटा दीजिए, सब क्वेश्चन पढ़ रहे कुछ नहीं, सब पूछ भी नहीं करेगा आपसे। काहे पूछेगा? व्यक्ति वो करे, समझ गए। निम्नलिखित में कौन सा राजकीय कर नहीं? इसको भी छोड़ दिया। अबकारी शुल्क छोड़ दिए, इसको भी समझ गए। काहे छोड़ दीजिए? इस समय दिमाग नहीं लगाना जुट्ठों से। अगला कहता, हाँ अगला कहता आईडीबीआई भारत का औद्योगिक विकास बैंक कब स्थापित हुआ था? कब स्थापित हुआ था? 1964 ईस्वी में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने के बाद दिया गया नाम कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। इंपीरियल बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक उसका नाम बदल गया, कहता है MSEA। वही कहता है मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। MSEA का फुल फॉर्म क्या हुआ? मगध स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन। अगला है मॉडरेट एक है क्या? अप्रत्यक्ष कर। इसको भी आपको याद रखना। पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1997 से लेके कहां थी? 2002 तक। कहां तक? 2002 तक। तो कितनी पंचवर्षीय योजना थी? 9वीं पंचवर्षीय योजना। कितनी पंचवर्षीय योजना? नीचे चलेगा ऊपर, इतना फास्ट जाता है। अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का तात्पर्य समझाए थे। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। कहता है वैश्वीकरण का तात्पर्य क्या? कहता है देखिए विदेशी कर्जों को बढ़ाना। विदेशी कर्जों को बढ़ाना नहीं ना, भारतीय व्यापार इकाइयों को विदेश में स्थापित करना। बिल्कुल नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था को विदेश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। वही कहता है कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर न्यूनतम संभावना वाले प्रतिबंध को क्या करना? रखना। मतलब ज्यादा उस पर अगर हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो उसका अर्थव्यवस्था मेरे अर्थव्यवस्था के साथ क्या होगा? जुड़ेगा। बस आयात प्रतिस्थापन के प्रोग्रामों को बंद करना बिल्कुल नहीं होगा। मतलब अपने अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से कैसे जोड़ पाइएगा? हम कहते हैं सर कोचिंग अगर किसी स्टूडेंट को लाएंगे, ज्यादा स्टूडेंट बनाना है किसी को इंस्टीट्यूट में, तो क्या किया जाएगा? 16 प्रकार का नियम रखेगा। 4 गो ड्रेस होगा, 3 गो टाई होगा, 13 गो बेल्ट होगा, 16 बार चेक होगा, समझ गए। जूता का फीता ऐसे नहीं वैसे बांधे, समझ गए। बैग आपका इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा होना चाहिए। सब चीज अगर 13 प्रकार का लफड़ा लगा देगा, आएगा? कोई नहीं आएगा। बस वही है, मतलब प्रतिबंध को हटा दीजिए, सीधा आइए, पढ़िए और जाके ज्वाइनिंग लेटर
लेके चले जाइए, समझ गए? ऐसा रहेगा तब ना, तो आसान रास्ता सबको खोजता है, तो वही कहता। अगला क्वेश्चन है, यही लक्ष्य, अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद, कहता है स्वतंत्रता के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न रूप में व्याख्या कर सकते हैं। एक, अविकसित लेकिन विकासशील। हमारा देश कैसा है? विकासशील है। कैसा है? विकासशील है। बिहार में जिलों की संख्या 38, कितना? 38। अगला कहता है निम्नलिखित संगठनों में, अभी 37 है, उसको छोड़ अभी याद रखिएगा 38, कितना? 38। निम्नलिखित संगठनों में कौन एक स्थलाकृतिक सीटों के उत्पादन के लिए उत्तरदायी? सर्वे ऑफ इंडिया। कौन? अरावली पर्वत समूह किस काल का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का। किस काल का है? कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प का। गंडक नदी डेक राज्य में बहती है, किस राज्य में? बिहार में। कहता है कहां पे कोई हवाई अड्डा नहीं है? सिक्किम में। त्रिभुवन राजमार्ग जो नेपाल के काठमांडू से शुरू होता है और भारत से जुड़ता है, कौन कहां में है? पूर्वी चंपारण। निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी प्रारूपिक मानसूनी अवस्थाओं के लिए अंतर्गत है? कौन सी मृदा? लेटेराइट। बोले थे कि वैसी मृदा का विकास जहां पे मानसून वर्षा ज्यादा हो और तापमान 22 डिग्री सेल्सियस हो, वहां किस मृदा का विकास होता है? लेटेराइट। मानसूनी अवस्थाओं के अंतर्गत बनती है, मतलब मानसून जहां सबसे ज्यादा, कौन सा मृदा का विकास होगा? लेटेराइट। निम्नलिखित क्षेत्र में कौन गंगा के मैदानी क्षेत्र में स्थित है? देखिए, बारामूला, गंगानगर, तवांग, तराई क्षेत्र। कौन सा? तराई। बोले थे ना जी, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, खादर और बांगर। तो इसमें चार में से एक को तराईन है, तो यही होगा। जब गंगा गंगोत्री हिमनद से पिघलकर हिम गुफा गोमुख में पहुंचती थी, इसे जाना जाता है किस रूप में? भागीरथी। एक साइड से अलकनंदा, एक साइड से भागीरथी। तो गंगोत्री हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। कहता अगला, अत्यधिक चावल उत्पादन करने वाले 4 राज्यों का अवरोही क्रम, अवरोही है ना, अवरोही क्रम यानी घटते क्रम बताइए। तो सबसे ज्यादा चावल उत्पादन, उसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वविद ने सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो की प्रारंभिक खोज की? तो रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा नामक शहर की खोज दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी ने। किसके निर्देशन में? सर जॉन मार्शल ने। कहता है महान भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य ने प्रचार किया किसका? अद्वैतवाद का। किसका किया? अद्वैतवाद का। किसका प्रचार किया? अद्वैतवाद का। कहता है इलाहाबाद में स्तंभ पर शिलालेख में हरिसेन ने किसका प्रशंसा किया है? समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था हरिसेन। उन्होंने कौन सा शिलालेख लिखा था? इलाहाबाद, जिसको बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख, जिसे क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग माने हुआ इलाहाबाद और प्रशस्ति माने होता है प्रशंसा। तो किसका प्रशंसा किया है? समुद्रगुप्त का। वही कथा। अशोक महान डैश वंश का राजा था और कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर। पुरुषपुर या पेशावर हुआ करती थी। और दूसरी राजधानी इसकी याद रखिएगा मथुरा का। दूसरी राजधानी मथुरा। पुलकेशिन द्वितीय ने, कौन है? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? नर्मदा। अशोक महान का दूसरा नाम प्रियदर्शी, देव नाम प्रियदर्शी। कहता वातापी राजधानी है, किसकी राजधानी? चालुक्यों की। किसकी राजधानी हुआ करती थी? चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी वातापी। अगला क्वेश्चन है आपका, उधर बताते हैं जाते इधर खींचते आ रहे की। निम्नलिखित राजवंशों में कौन सा क्रम सही है? कहता कौन सा क्रम सही है? भारत में सबसे पहले कौन सा वंश? भारत में सबसे पहले कौन सा वंश? गुलाम वंश। कौन सा वंश? और गुलाम वंश को ही हम अलग नाम से क्या जानते हैं? दास वंश के नाम से। गुलाम बोले या दास बोले कोई दिक्कत नहीं ना। तो गुलाम वंश या दास वंश। दास वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद तुगलक के बाद लोधी। तुगलक के बीच में आता है वो सैयद। कौन सा वंश? सैयद है ऑप्शन में कहीं नहीं ना, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ये है खिलजी दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक सैयद वंश। तब आता है कौन सा वंश? लोधी वंश। अगला, निम्नलिखित में से भक्ति आंदोलन के प्रवक्ता नहीं है, कौन सा? शंकराचार्य। शंकराचार्य तो अद्वैतवाद के प्रतिवर्तक है। चैतन्य भक्ति, तुलसीदास भी भक्ति, रामानंद भी भक्ति। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में। वैशाली के कुंडग्राम में। बुद्ध को ज्ञानोदय की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में? बोध गया। हम लोगों ने भाग से मिलन स्थान बना दिया है, किसे कहा जाता? किसने कहा था ऐसा स्टेटमेंट? जवाहरलाल नेहरू। कहता हम लोगों ने भाग्य से मिलन स्थान बना दिया। कौन सा कथन? किसका कथन है? जवाहरलाल नेहरू। महिला आंचल के लेखक फणीश्वरनाथ। महिला आंचल के लेखक
पर निम्नलिखित ग्रंथों में कौन रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय। पुस्तक के लेखक कौन कौन है जी? रामधारी सिंह। ओणम त्योहार किस राज्य में? केरल राज्य में। अगला कहता है हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः किसके बने हुए थे? कांसा के। किसके बने हुए थे? मोटे तौर पे कांसा के। किसके बने थे? कांसा के। तांबा और टीन और कांसा। कहता है निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मण वादिनी थी तथा वेदों में कुछ श्लोकों की रचना की थी? तो कौन थे? गार्गी। कौन थे? गार्गी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक समाज में निम्न में से कौन सा अपरिचित था? कहता है निम्न में से ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथा नहीं थी? कौन सी प्रथा नहीं थी? देखिए बहु विवाह प्रथा था, पर्दा प्रथा नहीं था। पर्दा ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में पर्दा प्रथा नहीं था, बाल विवाह प्रथा भी नहीं था, बाल विवाह प्रथा भी नहीं था, बहुपति प्रथा था। चीजों को समझिएगा, ऋग्वैदिक काल में जितने भी समाज में बुराई है एक भी बुराई नहीं था। सारा का सारा समाज में जो बुराई आया है उत्तर वैदिक काल में आया। तो बाल विवाह बुराई है, बाल विवाह बुराई है, तो बाल विवाह उस समय में नहीं था। उसके बाद पर्दा प्रथा बुराई है, काहे पर्दा प्रथा नहीं था? काहे कि समय में महिलाएं भी शिक्षा ग्रहण करती थी। अगर महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर रही, महिलाएं उपनयन संस्कार करवाती थी। जनेऊ पहनते हैं ना, महिलाएं भी पहन सकती थी जनेऊ, और ये फिक्स था जो महिलाएं जनेऊ पहन सकती है, उपनयन संस्कार करवा सकती है, वो पढ़ सकती है। बहुत सारी लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, नवाबीर, विश्वरा, ऐसी ऐसी महिला, विदुषी महिलाओं का चर्चा ऋग्वेद में। इस सब महिला का नाम बोले हम। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्वरा, नवाबीर, ये सब विदुषी महिलाएं थी। इसका मतलब विदुषी महिलाएं थी तो महिलाएं पढ़ती लिखती थी। और अगर पर्दा प्रथा होता तो महिलाएं बाहर निकल सकती थी क्या? नहीं निकल सकती थी। इसका मतलब पर्दा प्रथा भी उस समय में नहीं था। अब बाल विवाह तो बिल्कुल नहीं था, इसको आप छोड़िए दीजिएगा। कहता पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि की खोज। पूरा पाषाण काल में आग का खोज कब? पूरा पाषाण काल में। पहिया का खोज कब? नव पाषाण काल में। कृषि का खोज कब? नव पाषाण काल में। पशुओं को पालतू बनाने का काल कब? मध्य पाषाण काल। बताएंगे कौन सा काल? मध्य पाषाण काल। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको छोड़ दीजिए, तभी का करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, इसको चलिए, भारत के महान न्यायवादी, तभी का स्वतंत्रता राष्ट्र में भारत के उपराष्ट्रपति, भारत मनोहर, ये सब करंट अफेयर है ना जी। ये सब आपका ऑल इंडिया सदिश। हाँ, अब आ गया साइंस आपका। कौन सा है? साइंस। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? कौन सी राशि सदिश राशि है? देखिए वेग सदिश राशि है, सही है। नहीं सदिश राशि वेग जी, वेग सदिश राशि है कि नहीं? ना है वेग, वेग सदिश राशि है। समवेग है, ये भी ना है सब में। द्रव्यमान गुना वेग क्या कहलाता है? नहीं पढ़ा है सर। क्या पढ़ा रहे हैं जी साइंस में? बायो पढ़ा रहे हैं, इसीलिए समझ गए। इसमें कहता है सदिश राशि नहीं लिख लीजिएगा आप, समझ गए। इसमें दे दीजिएगा आप तापमान, और एगो दे दीजिएगा क्या? ऊर्जा। ये दोनों, ऊर्जा के लिए आपको दिशा की जरूरत है क्या? ऊर्जा के लिए ऐसा राशि जिसमें दिशा की जरूरत हो, ऐसा राशि जिसमें दिशा की जरूरत है उसको बोलते हैं सदिश, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं है। समझ गए। तो वेग में दिशा की जरूरत है, समवेग में दिशा की जरूरत, तापमान में दिशा की जरूरत है। अभी 48 डिग्री सेल्सियस है, किधर? उत्तर पूरब। हम दिशा बोले कुछ, तो तापमान कैसा राशि? अदिश राशि। ऊर्जा आपको, ऊर्जा अदिश राशि। समझ गए। अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन मान परिवर्ती है? डाटा 1, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन, निम्न में ओ केंद्र वाली, चलिए, मानव शरीर का दीर्घतम अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। कौन सी ग्रंथि है? थायराइड ग्रंथि। कहता है रेडियम प्राप्त होता है किससे? पीच ब्लेंड से। किससे प्राप्त होता है? पीच, मतलब रेडियम का अयस्क कौन सा है? पीच ब्लेंड। कहता है निम्न में से कौन सा सर्वाधिक अस्थायी तत्व है? कौन सा? ऑक्सीजन। इसको चलिए 7 क्रमागत, 7 क्रमागत छोड़ दीजिए आप। अगला क्वेश्चन है, हाँ आइए अब। कहता है न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, सर पढ़ा रहे थे हम, सुने थे, समझ गए। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। बताइएगा न्यूक्लियस किससे मिला है? किससे मिला है? न्यूक्लियस का काम क्या है? डीएनए संश्लेषण है जी। न्यूक्लियस का काम
डीएनए संश्लेषण। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? श्वसन। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? अब क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण। और राइबोसोम का सत्य ना उसके सर को बोलेंगे उठा उठा मरवाएंगे, समझ गए सबको। जल में घुलते समय CO2 गैस उत्पन्न करती है कौन सा? दुर्बल अम्ल। कौन सा करती है? दुर्बल अम्ल। सिरका एसिटिक अम्ल। सिरका क्या है? एसिटिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 1 से 20 तक, समझ गए? 1 से 20 तक समझ ना जी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन। कहता है क्रायोजेनिक्स एक विज्ञान है जिसमें निम्न तापमान का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब निम्न तापमान से क्रायोजेनिक्स का संबंध। निम्न में से कौन सा युग्म से मिलते? मैडम क्यूरी परमाणु संरचना नहीं, बोर एक्स किरण नहीं, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक प्रभावों को, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश का तरंग सिद्धांत प्रभावित किसने किया था? कौन सा? ह्यूगेंस। हाइजेंस में इसमें लिखना है, क्या लिखना है? हाइगेंस ने। किसने? ह्यूगेंस ने। मतलब जब किसी पिंड पर कोई स्थिर बल का प्रयोग किया जाता है तो यह एक समान डैश से चलेगा, त्वरण से चलेगा। किसके क्रम से चलेगा? त्वरण से। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी जब यह गुजरती है किससे? कांच से होके। जल में ज्यादा, वायु में भी ज्यादा, निर्वात में भी ज्यादा। कहता है जब 0 से 10 डिग्री तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन पहले कमता है, बाद में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। किसी दीपक की बत्ती में तेल ऊपर कैसे चढ़ता है? केशिका क्रिया द्वारा। किस क्रिया द्वारा? केशिका क्रिया द्वारा। मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए बाइक चलाते हैं, पीछे दृश्य देखते हैं, कौन सा दर्पण? तड़ित चालक किसका निर्मित होता है? तांबा का। तड़ित चालक किसका? तांबा का। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्क। पदार्थ का सबसे छोटा से छोटा कण क्या कहलाता है? क्वार्क। निम्न में सर्वाधिक पारिस्थितिक अनुकूलन ईंधन कौन सा है? हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन गैस जब जलता है तो आपका प्रदूषण होता ज्यादा नहीं है। अब देखिए, ई तो बतेबे कीजिएगा, कल परसों बताएं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। चलिए, ये भी आपका क्वेश्चन है। ईईजी। ईईजी का प्रयोग किसमें? मस्तिष्क में। रेडियो सक्रियता का आविष्कार किसने? हेनरी बैकुलर ने। हेनरी बैकुलर ने। उसी को लिखा है, थोड़ा कुछ समय हेनरी बैकुलर याद रखिएगा। वैद्युतिक इस्त्री मतलब इलेक्ट्रिक इस्त्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि ताप और विद्युत दोनों का क्या होता है? वो कुचालक होता है। समझ गए? इस डाटा को आप याद रखिएगा, समझ गए?